हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं जीआईसी का जो पेपर हुआ है उसके जीएस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इंग्लिश के दोनों के आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये आंसर की टेंटेटिव है, इसमें से कुछ आंसर हो सकता है आयोग अलग भी दे दे, क्योंकि हर बार जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें देखा गया है कि जो आयोग की तरफ से आंसर की आती है उसमें कुछ आंसर चेंज रहते हैं। तो ये एक टेंटेटिव आंसर की आप मान सकते हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, द हाईली सॉल्टी वाटर ऑफ एन ओशन इज कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर इन नेचर बाय। यहाँ पे कीवर्ड्स है आपका नेचर। तो नेचर में कैसे चेंज होगा? तो वाटर साइकिल के माध्यम से। पहला है वाटर साइकिल के माध्यम से चेंज होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन फेब्रुवरी 2005, if 18 February 2005 falls on Friday, then what will be the day on 18 February 2007? तो ये इसका आंसर होगा संडे। ठीक है, 1+ कर देंगे आप। 1+ अगर आप करेंगे तो 2000 अगर 6 की बात की जाए तो 18 फरवरी को सैटरडे पड़ेगा और 2007 में संडे पड़ेगा। लीप ईयर में थोड़ा सा रूल अलग रहता है। Which of the following sites evidence of water harvesting and management system of Indus Valley civilization was found? तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन और भी आया था अभी लास्ट एग्जाम जो जीटीसी का था, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो धोलावीरा। ठीक है। Which state is granted special status under आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो नागालैंड को। तो देखिए, पॉलिटी की जो क्वेश्चन है वो जीएस से आते ही आते हैं। आप में से काफी लोग हैं जिनका जीएस अच्छा नहीं होगा। तो यदि आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेते हैं और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ड्यूअल हिस्ट्री, तो आपके वहां से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो काफी लोगों का जीएस अच्छा है, काफी लोगों का नहीं अच्छा है। और यदि मैं जीएस की बात करूं तो इतना डिफिकल्ट नहीं आया था। आप में से काफी लोगों ने 10 से 12 क्वेश्चन तो अच्छे से कर ही लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉग। स्मॉग जो है वो स्पेशली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है? तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर लॉरेट श्री कैलाश सत्यार्थी? तो नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला था। इनकी जो बुक का नाम है वो है स्ट्रगल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काफी काम किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट, ये कहाँ है? जैविक कृषि आंदोलनों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ, तो ये है जर्मनी में। ठीक है, आप लोग मिलाते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ब्रॉडर स्कोप? तो इंटरनल कंट्रोल का ब्रॉडर स्कोप है। इंटरनल कंट्रोल का, आंतरिक नियंत्रण का ब्रॉडर स्कोप है। तो इसमें से काफी लोगों ने इंटरनल ऑडिट भी टिक किया है, तो वो गलत है। इसका होगा इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड? तो फिनलैंड है। ये आप में से काफी लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे। मैथ का भी क्वेश्चन है। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 25%, पहले उसका 20% बढ़ाया गया और फिर जब बढ़ने के बाद, मान लीजिए 100 था किसी चीज का प्राइस, 20% बढ़ाने पर क्या हो गया? 20 बढ़ाया तो 120 मान लीजिए हो गया। अब इसी का 120 का आपको देखना है, 25% घटाया गया, तो जो नेट परसेंट चेंज है फाइनल प्राइस में वो कितना होगा? तो फाइनल प्राइस में होगा डिक्रीज ऑफ 10%। डिक्रीज ऑफ 10%। ओके। Which of the following as a governor of Madras forbade soldiers to use caste marks on their forehead or wearing earrings? किसने मद्रास का गवर्नर जनरल रहते हुए सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने, कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? तो विलियम बेंटिंग ने। ओके। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी, ये किस जगह पे है? तो देवप्रयाग में। काफी लोग जाते हैं, देवप्रयाग है इसका। ठीक है, आंसर देवप्रयाग। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, थर्ड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। तो इसका आंसर है 576। इसमें जो बना है वो है 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। ठीक है, तो इसका अगर आप देखें तो 5 स्क्वायर हुआ 25 प्लस 5 क्यूब हो गया 125। ठीक है, क्या हो गया? 125। तो इस तरह आप देख रहे हैं 150 हो गया। सेम एज आपको सॉल्व करना है, इसका होगा 8 स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, तो आपका आंसर निकल आएगा 576। विच सिटी ऑफ यूपी वॉज नोन एज नगर महोत्सव श्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्ष वर्धन? तो कन्नौज है, इसे नगर महोत्सव
महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था इस जगह को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है? तो वर्गीज कुरियन से ही रिलेटेड है। इसके बाद जो मिल्क आप देखते हैं मिल्क में रेवोल्यूशन आई थी, क्रांति, तो वर्गीज कुरियन से रिलेटेड है। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा 1851। बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुई थी 1851। लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज्ड भोपालगढ़ ट्रेजेडी इन 1984? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये है ज्योग्राफी से, व्हाट कॉजेज रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु बाय द बिगनिंग ऑफ विंटर? तो इसका होगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या होगा इसका? नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जितना भी है ये सब सर्विस सेक्टर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ओके, सर्विस सेक्टर में आएगा ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, if in 100 meter race A can beat B by 25 meter and B can beat C by 4 meter, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर देखा मैंने ये 28 मीटर आंसर आ रहा है। इसको आप थोड़ा कैलकुलेशन लगा के चेक कर लीजिएगा। Who among the following presented the Kohinoor diamond to महाराजा रणजीत सिंह? तो शाह सूजा। सीरियल ग्रुप, मोटा अनाज, आपको बताना है मोटे अनाज में से कौन सा अनाज इसमें सम्मिलित है। तो ये आसान क्वेश्चन था, ज्वार, बाजरा, रागी, sorghum, मिलेट एंड रागी। ये तो आप में से काफी लोगों को बना होगा क्वेश्चन। व्हाट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, जीएस के में जो भी आंसर मुझे मिल रहे हैं मैं उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो, तो आप एक बार क्रॉस चेक से कर लीजिएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस, वर्डांता इसे बोलते हैं हिंदी में। बाकी जो है वो बीमारियां मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर की कारण नहीं होती। ठीक है। Next, in which case the Honorable Supreme Court declared that secularism is the basic structure of the Indian Constitution? तो SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें पंथ निरपेक्षता को बताया गया भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा। Which country leads in the terms of area of lands under organic farming? तो इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। बिहारी बुलबुल का टाइटल किसे दिया गया? तो विद्यापति को। महोगनी ट्री ये किस वेजिटेशन रीजन में पाया जाता है? कौन से वनस्पति वन प्रदेश में पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा रन। अब आपको बताना है फर्स्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 15 फ्रॉम द राइट? तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है, ये रिवर्स किया गया है। यहाँ पे एम तक जो है वो 15 लेटर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे? ए बी इस तरह से आप करेंगे। तो अगर आप दाएं से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच लेटर विल बी 15 फ्रॉम द राइट। यदि आप दाएं से काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 नंबर पे बी आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर मेंशन इमॉर्टैलिटी बट नॉट लिबरेशन? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। हु लेड द एकता मूवमेंट इन अवध? एका मूवमेंट इन अवध, तो मदारी पासी, इन्होंने एका आंदोलन की लीडरशिप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से, व्हेन डिड यूपी गवर्नमेंट स्टार्ट द जीरो पॉवर्टी कैंपेन? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2024। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी कैंपेन की शुरुआत की गई थी। नादिर जमा, संत सिद्धि चंद्र जैन को नादिर जमा की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। नॉट पार्ट ऑफ 4 स्टेज डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच, तो इसका अलर्टनेस नहीं है। ठीक है, इसमें अलर्टनेस नहीं होगा। इसका जो 4 स्टेप है उसमें है मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो यहाँ पे अलर्टनेस की जगह रिस्पॉन्स होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस से, तो ट्रैवलिंग बाय एट 3:5 of his usual speed, a man is late by 20 minutes. What is the usual time of the travels with his usual speed? तो इसका आंसर होगा 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स। इन द प्राइमरी कैपिटल मार्केट, प्राथमिक पूंजी को बाजार में क्या किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इशू ऑफ कैपिटल टू द पब्लिक। इसका क्या होगा? जनता को पूंजी जारी करते हैं। नेक्स्ट है
करंट अफेयर से क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च एन इंडिजिनस एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन न्यू दिल्ली। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था भारत एआई। भारत एआई। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाउ मेनी women आर देयर इन पर 1000 men इन यूपी? तो 912। इसका आंसर होगा 912। न्यूटन के लॉ से क्वेश्चन आया है कि जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है विद द बैकवर्ड जर्क फ्लेल्ड व्हेन अ गन इज फायर्ड, तो ये किसका एग्जांपल है? बंदूक की गोली छोड़ते ही पीछे की तरफ झटका लगता है, ये एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ का। लास्ट क्वेश्चन है, फॉलो प्राइमरी रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसका होगा हैबिटस डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे, इसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लग रहा है तो आप एक बार उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है, कई जगह से आंसर चेक करके, फिर भी आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है इंग्लिश के, और आप में से काफी लोगों ने इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों ने गलतियां भी करी हैं। तो जो पेपर का पैटर्न मैंने देखा है उसको देखते हुए मैंने एक बात समझा है। फिलहाल जो जीडीसी का पेपर हुआ था, एलटी का हुआ था, टीजीटी या पीजीटी, जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी पेपर हुए एग्जाम के, तो मैंने एक चीज एनालाइज किया कि आप लोगों में से जिसने भी वो कैब पे अच्छा काम किया है, वो कैब ग्रामर जिसकी अच्छी, देखिए लिटरेचर तो है ही मुख्य, लेकिन ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती की संभावना नहीं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन रहे हैं अब भी एग्जाम में थियरी से बन रहे हैं। थियरी हालांकि आपके सिलेबस के पार्ट में नहीं था, लिटरेरी थियरी, लेकिन यहाँ से भी आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे इंटरटेक्चुअलिटी मिल गया, आपको मैच मेकिंग करने को आया, और लोकेशन ऑफ कल्चर होमी भाभा का, ये भी लिटरेरी थियरी से ही क्वेश्चन बना था। तो आप में से काफी लोगों को क्वेश्चन आया होगा, काफी लोगों को नहीं आया होगा। तो अब आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको इस पार्ट पे भी ध्यान देना है। लिटरेरी थ्योरी का आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, हर एक थ्योरी के बारे में, जो उसके प्रोपोनेंट हैं, जो उनकी बुक है, उनको आपको नॉलेज लेना है, और वोकैब आपको पढ़ना है थोड़ा-थोड़ा करके, और ग्रामर रेन एंड मार्टिन से और एक्सीलेंट से पढ़ना है। वोकैब के लिए आप एसपी बख्शी बुक पढ़ सकते हैं, नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर मेड इजी, दोनों से आप पढ़ सकते हैं। और ईडियम्स की बात करूँ तो कुछ ईडियम्स एक्सीलेंट में दिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, एलटी में भी बने हैं और इस वाले एग्जाम में भी। और अगर मैं बात करूँ फ्रेजल वर्ब्स की, तो वो भी अगर आप एक्सीलेंट से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी उससे हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनकरेक्ट इसमें चूज़ करना है। पहला है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट दो इट कैन बी फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, कुछ वर्ब होती हैं इंट्रांजिटिव जिसके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे फ्लाई है, एक सेंटेंस है बर्ड फ्लाइज, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ यूज किया जा सकता है, तो ये इन द स्काई हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये बात तो सही हो गई। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट डन एक्सप्रेस एक्शन डन बाय पीपल और इवेंट्स, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई तो व्यक्ति एक्शन करेगा ही, तो इसलिए ये गलत हो जा रहा है। अ वर्ब कैन बी इंट्रांजिटिव इन वन मीनिंग एंड ट्रांजिटिव इन अनदर, तो ये भी सही है, क्योंकि एक वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो सकती है किसी सेंटेंस में, और हो सकता है दूसरे में वो ट्रांजिटिव का भी काम करे, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, वो स्टेटमेंट 2 होगा। According to Aristotle, a discovery by protagonist of something of great importance, hitherto unknown to him or her, is an important part of reversal of fortune in a tragedy. तो reversal of fortune को क्या बोलते हैं? पेरिपेशिया। ये मैंने आपको पढ़ाया था अरिस्टोटल का, जब हमने डिस्कस किया था क्रिटिसिज्म। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इन अ ट्रेजेडी, उसे हम बोलते हैं पेरिपेशिया, और पेरिपेशिया के लिए एनाग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। कई बार एनाग्नोसिस और पेरिपेशिया साथ साथ होते हैं, कई बार आगे पीछे। ठीक है, तो एनाग्नोसिस क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ या रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो इसका होगा एनाग्नोसिस। कैटास्ट्रॉफी, डिनॉर्मेंट, ये भी टर्म्स आपके ट्रेजेडी से या ड्रामा से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर यदि आपने थोड़ा सा भी रीजनिंग लगाई है तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ईडीएम के बेसिस पे था, आपको ईडीएम चूज करना है। तो अगर आपको बीएस नायपॉल का ये नॉवेल आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास लाइक मॉडर्न यंग मैन विशेस टू पैडल हिज ओन कैनोई। पैडल हिज ओन कैनोई मतलब ही वांट्स टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, वो पूरी जिंदगी अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने में ही लगा रहा, और लास्टली उसने अपना एक घर बना ही लिया। इसलिए टाइटल का ही नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। मिस्टर विश्वास जो है, मोहन विश्वास, ये अपने लिए घर चाहते थे। इवन शादी के बाद वो तुलसी हाउस में रहते, पर ये उनकी आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये कह सकती है, क्योंकि आपने एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके तीनों पार्ट पढ़े इनकी इंडियन ट्रायोलॉजी के, लेकिन आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर है, अ रेस्टिंग प्लेस फॉर इमेजिनेशन, फॉर द इमेजिनेशन।
अब आपको मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी से, करेक्ट आपको मीनिंग बताना है। तो एल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकार, ठीक है, सेल्फलेसनेस। एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, विलेन या ओपोनेंट। एंटीडोट ये मेडिकेशन से रिलेटेड टर्म हो गया, और एपर्चर ये क्या हो गया, ओपनिंग। तो इसका हो जाएगा 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 एंड 4 का 4। अब आपको यहाँ पे फिर मैच करना है, एंटोनीम चूज करना है। तो यहाँ पे कई बार आप लोग में से ये भी गलती करते हैं कि आप लोग जल्दीबाजी में कर देते, तो गलत होता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन गलत भी हुआ है, तो जल्दीबाजी में नहीं करना है कोई क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे अपैथी। अपैथी इसका क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट। एंटीक, एंटीक मतलब होता है जो बहुत ओल्ड, इसका हो जाएगा यूथफुल। एनोलॉजी मतलब सिमिलैरिटी होता है, इसका हो जाएगा डिसिमिलैरिटी। एंड गैरुलस जो बहुत झगड़ालू होता है, और टेसिटर्न होता है जो रिजर्व रहता है या जो साइलेंट रहता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम देखें तो 1 का हो जाएगा डी, 2 का ए, 3 का बी एंड 4 का सी। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट अंडर विच मोनॉर्क, तो इसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे ड्राइडन जो है रेस्टोरेशन एज में बनते हैं, जब चार्ल्स सेकेंड आते हैं 1660 में, और इनको 1668 में बनाया जाता है ऑफिशियल पोएट। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट ये थे, और वैसे अगर देखा जाए फर्स्ट पोएट लॉरेट तो थे बेन जॉनसन। नेक्स्ट है द सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ truth and seriousness in the matter and substance of the best poetry is inseparable from the security of diction and movement marking its style and manner। तो ये किसका ये स्टेटमेंट है, तो ये है मैथ्यू अर्नोल्ड का। एस इन क्रिटिसिज्म में यहाँ पे आपके कीवर्ड्स थे सीरियसनेस, ठीक है, हाई सीरियसनेस की बात करते हैं ये। इनका कहना है कि जो हाई क्वालिटी की पोएट्री होती है उसमें हाई सीरियसनेस और पोएटिक ट्रुथ होना चाहिए, बेस्ट पोएट्री, ठीक है, पोएटिक ट्रुथ एंड हाई सीरियसनेस। तो इसका आंसर होगा ऐसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। कीवर्ड्स पे आपको काम करना है जब भी आप कोई आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है इन आपको मैच करना है यहाँ पे इडियम्स को मीनिंग से। इन अब्राहम्स बूजम गिव समवन द स्क्रीमिंग एबडम्स टेक समवन अबैक टू नो व्हाट यू आर अबाउट। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दे रही हूँ ताकि आप पूरा देख पाइए एक बार में। तो इसका होगा इन अब्राहम्स बूजम, इसका हो जाएगा आप कर लेंगे इन हेवेंस द प्लेस ऑफ रेस्ट फॉर द सोल ऑफ द ब्लेस्ड, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। गिव समवन द स्क्रीमिंग एबडेप्स, इसका हो जाएगा 2। इंड्यूस एन अटैक ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी और इरिटेशन इन समवन, गिव सम टेक समवन अबैक, इसका क्या होगा, किसी को शॉक कर देना, शॉक, सरप्राइज और डिसकंटर्ट समवन। नो व्हाट यू आर अबाउट, तो इसका हो जाएगा सी। बी अवेयर ऑफ implications of your actions or of a situation which and of how best to deal with them। तो इसका आपको टिक करना होगा 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी एंड 4 का सी। नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉर्जियन पोएट्री, जॉर्जियन पीरियड, तो यहाँ पे देखिए जो आंसर होगा वो होगा जीएम हॉपकिंस, क्योंकि विक्टोरियन एज के थे, बाकी सभी जो है वो जॉर्जियन पीरियड में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 51 क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल था। रेटोरिक, एपिडेक्टिक, डेलिब्रेटिव, फॉरेंसिक। तो इसका देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दे रही हूँ। इसका हो जाएगा आपका रेटोरिक का हो जाएगा, ओके लेट मी चेक इट अगेन। इसका हो जाएगा डिस्कवरिंग ऑल द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन इन एनी केस। ए का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ये एरिस्टोटल ने ही दी है, तो इसका ए हो जाएगा। एपिडेक्टिक इसका मतलब होता है ceremonial oratory used to enlarge upon the praiseworthiness of a person or a group, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये used on appropriate occasion to enlarge upon the praiseworthiness of a person or group, इसका हो जाएगा बी। डेलिबरेटली क्या होगा, ये डेलिबरेटली मतलब पॉलिटिकल ऑरेटरी होती है, इसमें आप ऑडियंस को परसुएड करते हैं टू अप्रूव और डिसअप्रूव ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए, 1 हो जाएगा सी। एंड फॉरेंसिक का क्या हो जाएगा, ये लीगल ऑरेटरी है, लीगल वर्ड है, टू अचीव ईदर द कॉन्डेमनेशन और अप्रूवल ऑफ सम पर्सन्स एक्शन, इसका डी हो जाएगा। तो इस तरह आप देखें तो ए का 3 हो रहा है, बी का 4, सी का 1 एंड डी का हो रहा है आपका 2, ठीक है। ये आपका सही आंसर है 4। पेपर सेट आपके अलग अलग होंगे तो उस हिसाब से क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आप मैच कर लीजिएगा। ही हैज फॉलन एज स्लीप, तो यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, जैसे वो मर गया है, ऐसे वर्ड की जगह अगर हम बोलें कि वो गहरी नींद में चले गए हैं, ऐसे कोई सेंटेंस आप यूज करते हैं तो ये होता है यूफेमिज्म। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन बनते हैं फिगर ऑफ स्पीच से। नेक्स्ट है पैसेज आपका। तो पैसेज आपका की बार का पैसेज आसान था, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, तो डायरेक्ट मैं आंसर ही आपको बता रही हूँ। द साउथहैम्पटन स्कीम रिक्वायर्स कन्विक्टेड ड्राइवर्स, यहाँ पे टू अटेंड 8 ट्रेनिंग सेशंस वंस अ वीक, यहाँ पे लिखा भी होगा 8 ट्रेनिंग सेशंस वंस अ वीक, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रूथ अबाउट अल्कोहल एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? तो इसका है इट अफेक्ट्स द बॉडी एंड द ब्रेन। ये आपकी लाइन दी है पैसेज में। मोस्ट ड्राइवर स्टार्ट ऑफ विद एटलीस्ट, तो यहाँ पे क्या है, अ डबल मेजर, एटलीस्ट अ डबल मेजर, यहाँ पे वर्ड दिया है देखिए, फोर्स आउट नॉट है, नॉट सिंगल मेजर बट अ डबल एटलीस्ट। ओके, और यहाँ पे बॉडी एंड ब्रेन का इफेक्ट बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉब्लम विद द क्वार्टर ऑफ द पीपल हु वेंट टू जॉन कुक वाज दैट दे डिड नॉट नो हाउ मच दे वर ड्रिंकिंग। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन कुक फ्रॉम द गिवन पैसेज डिवाइस द स्कीम टू डिमॉन्स्ट्रेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, टू डिमॉन्स्ट्रेट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, इसका आंसर ये हो जाएगा। मैच करते हैं ईडियम। ईडियम अब की बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप क्या होता है, जैसे कलंक बोलते हैं या अनडिजायरेबल पर्सन। बॉटल नेक होता है बाधा, हिंड्रेंस, हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का हो जाएगा 3। अ नॉवेल ट्रैकिंग द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं कुंतल रोमन। यदि एक प्रोटोगोनिस्ट की ग्रोथ बताई जाए फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, तो वो हो जाएगा बिल्डन्स रोमन। बिल्डन्स रोमन का ही सब पार्ट है कुंतल रोमन, जैसे कि द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ठीक है, यहाँ पे स्टीफन डिडेलिस की पूरी आर्टिस्ट जर्नी देखते हैं। डेविड कॉपरफील्ड भी कुंतल रोमन का एग्जाम्पल है। आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ फिल करना है, तो प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हर एग्जाम में, मैं देख रही हूँ। तो प्रीपोजिशन के लिए भी मैं कुछ क्लासेस लूंगी आप लोग के लिए। अभी इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम, क्या हो जाएगा, एट होम। इंस्पायर्ड बाय हिज कजिन ही रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 7, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आपको मिलाना है कौन सा शेक्सपियर का प्ले और कॉमिक कैरेक्टर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, मिड समर नाइट ड्रीम बॉटम सही है, एज यू लाइक इट टचस्टोन सही है, 12th नाइट मालवोलियो सही है। फॉल स्टॉप नहीं है इसमें, ये आपके दूसरे प्ले में है फॉल स्टॉप कैरेक्टर। ठीक है, 2 प्ले में आते हैं, एक मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड नेक्स्ट इज हेनरी 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि फॉल स्टॉप किस 2 प्ले में आते हैं, तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब अजय। इनएक्सेसिबल होगा इम्पॉसिबल टू रीच और एंटर। इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है, जैसे किसी की एनर्जी खत्म ही ना हो। दैट कैन नॉट बी यूज्ड अप और एम्पटी। इनवल्नरेबल होता है इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज। ठीक है, तो इनवल्नरेबल जैसे कि हु इज शील्डेड फ्रॉम इंजरी, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं इनवल्नरेबल। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसका होगा द अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, थॉट एंड फीलिंग इन द वेकिंग माइंड। तो जेम्स जॉयस बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस एंड अगर आप अमेरिकन लिटरेचर में देखेंगे तो विलियम फॉकनर के नॉवल में आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बताना है द टेररिस्ट मेड अ वेन अटेम्प्ट टू, यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब चूज करनी है। तो यहाँ पे होगा ब्लो अप, क्या होगा, ब्लो अप। आपने अर्नेस्ट हेमिंग्वे में भी पढ़ा होगा एक नॉवल जिसमें जो मेन प्रोटोगोनिस्ट था उसे ये चार्ज दिया गया था टू ब्लो अप द ब्रिज। यहाँ पे बताना है कि कौन सी पोएम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के साथ डील नहीं करती। आयरिश हिस्ट्री की स्पेसिफिक हिस्ट्री के साथ कौन सी डब्ल्यू बेट्स की पोएम डील नहीं करती है, तो 16 डेड मैन, सितंबर 1913 एंड ईस्टर 1916, ये सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ डील करती है। सेलिंग टू बाइजेंटियम नहीं डील करती। यहाँ पे आर्ट की इमोर्टेलिटी बताई गई है, इमोर्टेलिटी ऑफ द आर्टिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके मीटर से तो क्वेश्चन बनते हैं। 4 मीटर है, आपको वो याद करना है। मेट्रिकल फूड कंटेनिंग अ स्ट्रेस फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस, तो यहाँ पे देखिए आई एम का क्या होगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। ट्रॉकी का होगा स्ट्रेस अनस्ट्रेस। एनापेस्ट, एनापेस्ट का होगा स्ट्रेस्ड स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड, सॉरी ओके यस, एनापेस्ट का होगा, यस यहाँ पे मैंने अपोजिट कर दिया है। एनापेस्ट का होगा अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। ठीक है, ट्रॉकी का स्ट्रेस अनस्ट्रेस। डेक्टाइल का क्या हो जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस। तो ये आपको चारों याद करने हैं, अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका होगा ट्रोकाई। ठीक है, ट्रोकाई होगा। आईएम का क्या होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा टीएस एलियट का, अगर आपने मतलब नॉर्मल भी पढ़ा है क्वेश्चन तो वहां से आपके बना होगा ये। वेस्ट लैंड, इसमें किस टर्म को वेस्ट लैंड के ओरिजिनल ड्राफ्ट को कट किया था,
तो किसके लिए ये टर्म यूज किया है और कौन सा टर्म यूज किया है? तो टीएस एलियट used which term for Ezra Pound for cutting half of the original draft of the wasteland during the editing process? तो एल मैग्लियर फैब्रो द बेटर क्राफ्ट्समैन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है और लगभग 433 लाइंस हैं इस पोयम में। और आप समझिए जब इतना आधा कट करके 433 है तो जब रहा होगा ओरिजिनल तो कितना रहा होगा, राइट? तो थैंक्स टू एजरा पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच नॉवेल ऑफ जॉर्ज ऑरवेल डोरथी हेयर इज द सेंट्रल कैरेक्टर? तो यूजुअली देखिए एनिमल फॉर्म एंड 1984 आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में जॉर्ज ऑरवेल था तो आई होप आपको प्रोटोगोनिस्ट के नेम पता ही होंगे। तो अ क्लर्जी मैन्स डॉटर, ठीक है। बाकी की नॉवेल भी आप देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना होगा। अब 69 क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा सीक्वेंस का जो प्रोसेस था वो आपके लिए कंफ्यूजिंग था। तो मैं इसमें बात कर रही हूँ डायरेक्ट आंसर की ही। यहाँ पे देखिए पहला और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है। अब वेजिटेरियनिज्म प्रोमोट्स अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, ये पहला होगा, और लास्ट है फूड एंड हेल्थ और क्लोजली रिलेटेड। तो इसमें मैं श्योर आपको आंसर नहीं दे रही हूँ, मैं अपना जो गेस है वो बता रही हूँ कि क्या आंसर हो सकता है। हो सकता है कि आंसर की में आंसर चेंज आए, तो इसे आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसका होगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका हो सकता है कि वे ऑफ लाइफ, इसके बाद हो सकता है डिस्पाइट इट्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस इट हैज नॉट स्प्रेड। तो यहाँ पे कंट्रास्ट आप दिखा के सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला मेरे अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। फिर इसका हो सकता है दिस में बी बिकॉज इट इज एन इनवर्ड लुकिंग हैबिट, तो इसका सेकेंड जो स्टेटमेंट ये हो सकता है, ठीक है। थर्ड हो सकता है इट इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड, एंड फोर्थ हो सकता है वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल इज नेचुरल एंड हेल्थी। तो इसका जो आंसर हो सकता है QSRP हो सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें डाउट है कि क्या आंसर वो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्टेड एसेज, ये किसका वर्क है? तो सेलेक्टेड एसेज TS एलियट का वर्क, ठीक है। ये 1932 में आया था, इसमें इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेज पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरी से आया था, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन थ्योरी पार्ट से भी आए हैं। तो ये है द लोकेशन ऑफ कल्चर, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर पूछा गया है। तो अब आप आगे जो भी एग्जाम देंगे उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी का बेसिक नॉलेज आप लेके जाएंगे। होमी के भाभा की ये बुक है, होमी के भाभा। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज अलेक्जेंडर पोप बिगैन पब्लिशिंग द सीरीज ऑफ पोएम्स लेटर नोन एज इमिटेशन ऑफ फॉरेस्ट? तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट रहा हो। इमिटेशन ऑफ फॉरेस्ट ये किस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायलॉग। ये 1733 से 38 के बीच इन्होंने लिखा था, होरेस के सटायर और एपिसल्स पे बेस्ड था, एंड इट वाज इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड अ फ्रेंड। ओके, तो इसका आंसर है डायलॉग। A man who always connives the fault of his children is their worst enemy। तो प्रेपोजिशन से भी कुछ क्वेश्चन बने हैं, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा एट हो सकता है, ठीक है। इसका होगा एट द, इसमें कॉनाइव वर्ब के साथ जो है एट ही आता है। हालांकि इसमें कोई किसी किसी का कहना है कि इसमें विद होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर एट होगा। अगर आप ब्रेनन मार्टिन में देखें तो वहां पे भी एट ही है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच मेकिंग करना है, टाइप ऑफ नॉवेल से आपको मिलाना है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये मैजिक रियलिज्म था, मैजिक रियलिज्म इसमें है। मेयर ऑफ वेस्टरब्रिज ये रीजनल नॉवेल है, वेसेक्स में है। इवानहो ये हिस्टोरिकल नॉवेल है, वॉल्टर स्कॉट का ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डिकन्स का बिल्डंग्स रोमन है, काफी अच्छा नॉवेल है। तो इसका तो सीधा ही आंसर है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये किसने बोला है? तो ये आपने जब जॉन ड्राइडन का पढ़ा है क्रिटिसिज्म, वहां पे आपने ये स्टेटमेंट देखा होगा। जॉन ड्राइडन कहते हैं डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, पहली बार इन्होंने मेटाफिजिक्स की बात की है, और इसके बाद सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स का टर्म यूज किया है, ठीक है। नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एडगर एलन पो। ओके, एडगर एलन पो जो है वो, उनका जो टाइम लाइन है वो मिड 19th सेंचुरी का है, और बाकी जो है फॉकनर, फिट्जराल्ड एंड जॉन स्टीडबैक ये सभी कंटेम्पररी राइटर हैं, 20th सेंचुरी के हम कह सकते हैं, 20th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं। और जो एडगर एलन पो हैं वो 19th सेंचुरी के, इसलिए ये जो है कंटेम्पररी नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे आपके 2 से 3 क्वेश्चन एज से भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ द टू बॉयज, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, नीदर ईदर, और या इसके अलावा आपका जो नाउन से क्वेश्चन बनता है इसको भी हम देखेंगे, ज्यूरी वाला, ज्यूरी वॉज या वर, ऐसे वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
तो नीदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पे नीदर लग गया, नीदर, ईदर, ईच, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। 78 क्वेश्चन, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। लिटरेरी इकोज, which term includes literary echoes and allusion as part of textual interconnectedness? तो इसका क्या होगा? intertextuality। intertextuality ये आपको देखने को मिलेगा द बेसलाइन में। व्हाट इज स्यूजेट? तो स्यूजेट एंड फैबुला ये टर्म भी आपके आए हैं थ्योरी से, आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा, और रशियन फॉर्मलिज्म से ये टर्म आए हैं। तो फैबुला का मतलब होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, या जो स्टोरी हम कह सकते हैं, स्टोरी होती है फैबुला, रॉ मटेरियल ऑफ ए स्टोरी। लेकिन अगर हम बात करें स्यूजेट की, तो स्यूजेट क्या होती है? उन्हीं सारी स्टोरी के जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है या जो इवेंट्स है उसे हम जब अरेंज कर दें, प्लॉट बना दें जो रीडर पढ़ पाए, उसे बोलते हैं स्यूजेट। तो इसका आंसर होगा इट इज द प्लॉट ऑफ द नैरेटिव। तो ये आप में से काफी लोगों को नहीं आया होगा, रशियन फॉर्मलिज्म में टर्म यूज किया गया है। 80 क्वेश्चन भी ट्रिकी था कुछ लोगों के लिए। तो 12th नाइट में आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, इसमें एक एक घटनाओं के अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे, कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। तो इसकी यदि हम बात करें तो एक्ट 1 सीन 2 में होता है कि वायला जो है वो कैप्टन से मिलती है, एक्ट 1 सीन 2, ठीक है, एक्ट 1 सीन 2 में। फिर एक्ट 1 सीन 4 में, एक्ट 1 एंड सीन 4 में ये ड्यूक के साथ मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्ट 1 सीन 5 में ये मिलती हैं ओलिविया से। सीन 5 में अगर हम बोलें तो ये ओलिविया से मिलती हैं और अपने ब्रदर से मिलती हैं एक्ट 5 सीन 1 में, एक्ट 5 सीन 1 में, ठीक है। एक्ट 1 सीन 2 में मिलती हैं ये कैप्टन से, एक्ट 1 सीन 4 में मिलती हैं ड्यूक से, एक्ट 1 सीन 5 में मिलती हैं ओलिविया से, और एक्ट 5 सीन 1 में मिलती हैं अपने ब्रदर से। तो इसका हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। आपको बताना है आईएसटी ये सफिक्स किस में नहीं है। तो देखिए केमिस्ट में भी सफिक्स है, आईएसटी अलग से लगा है, टूरिस्ट में टूर प्लस आईएसटी, आर्ट प्लस आईएसटी, ट्विस्ट में सफिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। नियरेस्ट मीनिंग आपको बतानी कॉन्जीनियल की, कॉन्जीनियल मतलब होता है बाय बर्थ, ठीक है, एग्जिस्टिंग एट और बाय बर्थ या फ्रॉम बर्थ। तो इसका हो जाएगा बी। इसमें कुछ लोगों ने वीक इन कैरेक्टर भी लगाया है या किंडरेड स्पिरिट, ये गलत है, इसका होगा बाय बर्थ। जैसे किसी को बीमारी होती है तो उसे हम बोलते हैं कंजीनियल, ठीक है। यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए जो वर्ड है वो कंजेनिटल नहीं है, कंजीनियल है। लेट मी करेक्ट इट। ओके, यहाँ पे अगर NITAL दिया होता, अगर यहाँ पे वर्ड दिया होता CONGENITAL कंजेनिटल, तो यहाँ पे बाय बर्थ हो जाता, लेकिन यहाँ पे होगा किंडरेड स्पिरिट। कॉन्जीनियल मतलब होता है प्लीजेंट या हैप्पी, ठीक है। तो इसे आप 82 का करेक्ट कीजिए, 82 का होगा डी, कॉन्जेनियल, ठीक है। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। यदि कॉन्जेनिटल वर्ड होता तो फिर आपका हो जाता सिंस बिगनिंग, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन था। नेक्स्ट आप देखिए एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर, यहाँ पे होगा वॉवेल। एसोनेंस क्या होता है? वॉवेल्स, वॉवेल्स का रेपिटेशन अगर होता है तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें भी एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का ही ये पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉलरिज की थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन से क्वेश्चन है, द प्राइमरी इमेजिनेशन इज प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। तो ये सही बात है। चैप्टर 13 में इन्होंने इमेजिनेशन को डिफाइन किया है। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या करती है? डिसॉल्व्स, डिफ्यूज एंड डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। तो दोनों सही है यहाँ पे 1 and 2, ओके, 1 and 2 दोनों सही है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अगेन कंफ्यूजिंग था, काफी लोगों ने इसे नहीं पढ़ा था क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का कभी पूछा नहीं गया। तो इसमें भी हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है कैरेक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे ऑटम को मैच करेंगे हम हाइलिस के साथ, ठीक है, ये होगा ए हो जाएगा। विंटर का आप करेंगे, विंटर का आप मैच करेंगे डैफ्ने के साथ, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका आंसर। स्प्रिंग का आंसर, स्प्रिंग को आप मैच करेंगे यस डेमन के साथ, ठीक है, डेमन के साथ सी। एंड समर को मैच करेंगे एलेक्सिस के साथ, ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसमें आपको मैच करना है ए का 4, 3 का सी, ए का 4, बी का सी, बी का 3 एंड सी का 2 आपको करना है एंड डी का 1, ठीक है। इसका हो जाएगा ये आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है फ्लोइंग पैसेज में, तो ये इजी था।
आपके जो भी प्रीपोजिशन है और जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है उसके बेसिस पे आपको करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। विल द वेस्ट Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Maybe, maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा से। ठीक है, रेनेसा जब आप लोग ने अगर मूवमेंट की वीडियो देखी होगी तो वहां पे ये टर्म बताया गया है कि इस टर्म को शुरू किसने किया था, शुरू करने वाले कौन से हिस्टोरियन है। तो इस पर होगा जूल्स मैकलेट। ठीक है, जूल्स मैकलेट। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इज एनी मीनिंग मेक अनऑथराइज्ड चेंजेस। तो ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा टेम्पर। ठीक है, टेम्पर मतलब क्या होता है, किसी का जैसे स्टेट ऑफ माइंड हम कह सकते हैं कि उसका टेम्पर बहुत हाई है। ठीक है, टेम्परेरी मतलब कि जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ रहता है। टेम्पोरल मतलब इट इज रेफरिंग टू द टाइम। ठीक है, टेम्पर यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब है मेक अनऑथराइज्ड चेंजेस। ओके, interfere with something in order to cause damage or make unauthorized alteration या changes। तो टेम्पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको मैच करने को आया है तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसकी लाइंस कभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, द क्वीन मैप, एडोनाइज फ्रॉम इट्स वन, सारे शैली के वर्ग के वहीं से लाइंस पूछी गई हैं। तो हम इसको मैच करते हैं। इसमें सो माई समर टास्क इज एंडेड मैरी, ये लाइंस जो है वो ली गई हैं रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, वेयर वर दैन माइटी मदर व्हेन ही ले, ये लाइन यूरेनिया को डेडिकेट की गई है। माइटी मदर यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइंस ली गई हैं एडोनाइस से। हाउ वंडरफुल इज डेथ, डेथ एंड हिज ब्रदर स्लीप, ये लाइंस आती हैं आपकी क्वीन मैप से। द क्वीन मैप, मूव लिखा है यहाँ पे, द क्वीन मूव। इन अ वर्ड अननोन स्लीप्स अ वॉइस अनस्पोकन, तो ये लाइंस आती हैं प्रोमिथियस अनबाउंड से। तो इसका आंसर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। ये क्वेश्चन आप में से काफी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ऑस्ट्राइज। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग ने गलती की है कि सब सिनोनिम भी पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे सिनोनिम नहीं, आपको एंटोनिम बताना है। ऑस्ट्राइज मतलब क्या होता है, किसी को एक्सक्लूड करना। शन जो वर्ड है ये इसका सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है, एक्सक्लूड करना, इग्नोर करना, ये सिनोनिमस है। इसका आंसर हो जाएगा पैट्रोनाइज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज मतलब किसी को शरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड criticism is a disinterested endeavor to learn and propagate the best is known and thought in the world। तो यहाँ पे disinterested word जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कॉइन किया था और ये काफी बार पूछा भी जाता है क्रिटिसिज्म के बारे में। ठीक है, ये लाइन आती है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एज द एट द प्रेजेंट टाइम में, 1864 का ऐसे है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्रिटिक को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल बायसनेस से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच मेकिंग का, तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग आपको बतानी, तो मैकबेथ की सेटिंग है स्कॉटलैंड में, एज यू लाइक इट की फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, द टेम्पेस्ट की एन आइलैंड इन द मेडिटेरियन, एंड जूलियस सीजर की एंशियंट रोम। तो ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। ये आसान क्वेश्चन था, कंप्लीट ही होने वाला है अब आपका 93 क्वेश्चन। ये आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, ये आपका प्रेपोजिशन से है और रेन एंड मार्टिन जिसने पढ़ी होगी उन्हें उनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। इसका आंसर होगा डी, एज सीजर लव्ड मी कॉमा आई वेप्ट फॉर हिम सेमी कॉलन। यहाँ पे आपको ध्यान देने क्योंकि ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सेमी कॉलन और कॉलन का यूज करना है इसमें। एज ही वॉज फॉर्चुनेट कॉमा आई रिजॉइसाइटेड सेमी कॉलन, एज ही वॉज वायलियंट कॉमा आई ऑनर हिम सेमी कॉलन, बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लू हिम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। वन कॉमन फॉर्म ऑफ हमार्शिया इन ग्रीक ट्रेजेडी वॉज हुब्रिस। तो ये आपने पढ़ा है, ट्रेजिक फ्लॉ या एरर ऑफ जजमेंट। ह्यूब्रिस इसका मतलब क्या होता है, प्राइड और ओवरवीनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका क्या मतलब होता है, प्राइड और ओवरवीनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। एरिस्टोटल ने ये टर्म दिया है, ट्रेजेडी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट, एजर्शन और रीजन बताना है। राजा राव से क्वेश्चन है, फॉर रामस्वामी आत्मदर्शन एंड अल्टीमेट, फॉर गोविंद नायर आत्मनिवृत्ति, फ्रीडम एंड फेलिसिटी इन सेल्फ। भी ये तो सही है,
राजा राव हैज मूव फ्रॉम पौराणिक फॉर्म टू ऐतिहासिक एंड फ्रॉम ऐतिहासिक टू उपनिषद। ये भी मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। तो इसको भी आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए ही होना चाहिए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करने का, ये भी आसान क्वेश्चन है। मुल्कराज आनंद का जो नॉवेल है वो है कुली। राजा राव का है द कैट एंड द शेक्सपियर। प्रेमचंद का है प्रेम दर्शन। एंड गिरीश कर्नाड का नागमंडल। आप लोग ने पढ़ा है, तो इसमें हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। ठीक है, ये आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग होमोनिम्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। होमोनिम्स क्या होता है? सेम इन साउंड, सिमिलर इन साउंड, लेकिन मीनिंग में डिफरेंट होते हैं। तो एंटीक, इसका एंटीक हो जाएगा। बो बो, ऑरिकल ऑरिकल, कॉन्च कॉन्च, कॉन्क। ठीक है, तो ये सिमिलर, ये आपको साउंड मिल गए हैं। यहाँ पे आसान है, इसका हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। ये आसान क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री से तो बनता ही बनता है। मेटाफिजिकल पोएट्री, रेनेसा, ये सारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 17th सेंचुरी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री स्पार्क द इंथुइज्म ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्स एंड क्रिटिक्स। तो यहाँ पे जब टी.एस. एलियट बात करते हैं तो वो मेटाफिजिकल पोएट्स को काफी अप्रिशिएट करते हैं फॉर इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, जो इन्होंने विट यूज किया था, कंसीट यूज किया था, पैराडॉक्स यूज किया था उसके लिए, एंड फॉर यूनियन ऑफ थॉट एंड पैशन। तो इसका होगा 1 एंड 4 आर करेक्ट। What aspect of Shakespeare's play does Johnson criticize in his preface to Shakespeare? तो यहाँ पे देखिए हमने बात की थी preface to Shakespeare की। इसमें मैंने आपको बताया था यूज ऑफ फन एंड जो इनके प्लॉट है वो लूज होते हैं। ठीक है, इस सबको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। पोएटिक जस्टिस नहीं है इनके प्ले में। ही नेवर रोट फॉर अ मॉरल पर्पस। ये सारी मैंने आपको बताया था क्रिटिसिज्म। तो इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ ए स्टोरी टोल्ड बाय चॉसर इन नाइट्स टेल। तो यहाँ पे चॉसर का जो नाइट टेल थी, पैलामेन एंड आर्काइड, इसकी हम देखते हैं स्टोरी द टू नोबल किंग्समैन में। ठीक है, ये इन्होंने अडॉप्ट किया था नाइट्स टेल से। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस आपको चूज करना है, एक वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग आपको बतानी है। अ कॉन्शियस वर्कर इज ऑलवेज एडमायर्ड बाय हिज एम्प्लॉयर्स। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा, आपका आंसर जो होगा वो होगा सिंसियर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सिंसियर। काफी लोगों ने इसमें स्किलफुल या केयरफुल भी लगाया है, तो इसका आंसर है सिंसियर। 102, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। और आप लोगों ने यदि थोड़ा सा भी अपना, आप कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया है, तो ये आंसर सही किया होगा आपने। वी शैल ग्रो ओल्ड अपेस एंड डाई बिफोर वी नो आवर लिबर्टी, और लाइफ इज शॉर्ट इन आवर डेज रन एज फास्ट एज डज द सन। यहाँ पे आपको बताना है मीटर। तो देखिए आई एम है ये, क्योंकि वी यहाँ पे अनस्ट्रेस है, शैल स्ट्रेस्ड, ग्रो ओल्ड, ए फेस एंड डाई। ये आप अनस्ट्रेस स्ट्रेस देख पा रहे हैं, तो आपका आई एम तो ठीक ही हो गया। पेंटामीटर में आपका क्या होगा? 5 फीट होता है पेंटामीटर में। टेट्रा टेट्रा होता है 4 फीट। 4 फीट मतलब 8 सिलेबल हो गए। तो यहाँ पे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे वर्ड्स 1 सिलेबल के, तो यहाँ पे टोटल 8 सिलेबल हो गए, इसलिए ये आयम्बिक टेट्रामीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्राइटन्स एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ इंग्लिश राइटर्स अगेंस्ट अनजस्ट फ्रेंच क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे लिसिडस जो है वो फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करते हैं, और नियंडर जो है वो इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करते हैं, शेक्सपियर को स्पेशली। हु इज द ऑथर ऑफ काउंटेस कैथलीन। तो डब्ल्यू बीट्स होगा इसका आंसर। डब्ल्यू बीट्स काउंटेस कैथलीन के राइटर हैं। आपको वॉइस बताना है, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है। ही इज टू बी असिस्टेड बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। आपको एक्टिव बताना है, आई एम टू असिस्ट हिम। ओके, द ग्रेट ट्रेडिशन काफी अच्छा वर्क है, और ये भी आपका थ्योरी इन क्रिटिसिज्म से आ गया है, जो आप में से काफी लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इसमें इन्होंने थॉमस हार्डी को इंक्लूड नहीं किया है। इसमें आपको नॉवेल से भी क्वेश्चन बनता है, और आपका पोएट से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने किस पोएट को ग्रेट ट्रेडिशन की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ पे देखिए जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, थॉमस, जोसेफ कॉनराड, इनको इन्होंने ऐड किया। बाद में इन्होंने जेन ऑस्टन को भी एज अ प्रेडिसेसर ऐड किया था। ठीक है, 1948 का ये वर्क है। पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जेन ऑस्टन को भी इन्होंने ऐड किया था, लेकिन थॉमस हार्डी नहीं थे इस ट्रेडिशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है, इजी क्वेश्चन था। सैमुअल टेलर कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने को ऑथर किया था कौन से वर्क को? लिरिकल बैलेट्स को को ऑथर किया था। साथ में इनका कोलैबोरेटेड वर्क है। ये मैच करना है आपको। इसमें अगर आपने पढ़ा है
द स्पेनिश ट्रेजेडी अगर पढ़ा है, हीरोनिमो इज मैड अगेन, ये इसका सबटाइटल अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है कहीं टर्म्स की बुक में तो आप इसको कर लिए होंगे। तो इसमें देखिए डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, द व्हाइट डेविल ये जॉन वेबस्टर का वर्क है, इसका होगा विक्टोरिया कोरम्बोना। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये जो होगा इसका आंसर होगा ओल्ड नॉवेल। ओल्ड नॉवेल अभी आपके एलटी के सिलेबस में भी था ये सब। द मेड्स ट्रेजेडी इसका हो जाएगा स्पेटिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज नो एरर, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। वी डिस्कस्ड अबाउट गलत है, इसमें होगा द मैटर। ठीक है, ये गलत है। से रिक्वेस्टेड फॉर लग गया इसलिए ये गलत है। नीदर ऑफ द टू मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये सही है। द कमेटी आर डिवाइडेड, डिवाइडेड वर्ड है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। प्लूरल वर्ब अगर अगर एक मत होता तो यहाँ पे इज होता। ठीक है, या कमेटी इज एग्री, ऐसे आपको कोई वर्ब मिलती, इज या वॉज। यदि आप कमेटी या ज्यूरी जो है उनमें अगर आपको अलगाव देखने को मिले मत में तो वहां पे आपको प्लूरल लगाना है, अगर एक मत हो तो सिंगुलर लगाना है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका होगा 3 एंड 4 ओनली। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, नॉट मैच्ड, आसान क्वेश्चन था ये। अगस्टन एज होगा राइज ऑफ कॉफी हाउसेज एंड क्लब, सही है। 100 ईयर वॉर एज ऑफ चौसर, सही है। रोमांटिक में आपको देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस, स्पेशली आप वर्ड्सवर्थ जब देख पढ़ते हैं तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, उनका इफेक्ट। रेनेसा ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म ये गलत है। विक्टोरियन एज में आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। प्रैक्टिशनर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफ आर लेविस है इसमें, एफ आर लेविस, टी एस एलियट, आइए रिचर्च, इन सब का नाम आप देखते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, एंड एफ आर लेविस के एक मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रूटनी, उनका जर्नल आप कह सकते हैं, स्क्रूटनी जर्नल काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ही वॉज one of the prominent literary critic who actually supported practical criticism. Okay. Fame is the expert that clear spirit doth raise. आप लोग ने टीजीटी की तैयारी में तो ये लाइन काफी बार पढ़ी है, लिसिडास की लाइन है। जॉन मिल्टन इसका आंसर होगा। रिस्पॉन्ड, डिलाइट एंड लिव लेबोरियस, इसका क्या होगा, जॉन मिल्टन। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने पूरी कोशिश की है आपको आंसर सही सही बताने की। और इसकी मैंने लाइन भी बताई, लिसिडस से लाइन ली गई है। एवरीथिंग कम्स इफ अ मैन विल ओनली वर्क एंड वेट, यहाँ पे आपकी कीवर्ड है वर्क एंड वेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, तो इसका जो आंसर होगा एवरीथिंग कम्स टू अ डिलिजेंट एंड पेशेंट मैन। यहाँ पे लिखा है ना वेट, तो पेशेंट हो जाएगा, और वर्क जो कंटिन्यू वर्क करे डिलिजेंट हम कह सकते हैं। 114 क्वेश्चन आसान था, और आप लोग से मैंने बोला था कि आप पोइट्री पढ़ के जाइएगा, पोइट्री के जो सब जनराज हैं वो आप पढ़ के जाएंगे, एंड ड्रामा के, नॉवेल के। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका, बैलेड क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा पेज छोटा कर ले रहे हैं। बैलेड इज अ नैरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव, एडवेंचर ऑफ और हीरोइक डीड्स यूजुअली मीन टू बी सब। ठीक है, मॉक एपिक क्या है, मॉक एपिक अ ह्यूमर और सैटिरिकल पोएम दैट ट्रीट्स अ ट्रिवियल सब्जेक्ट इन द स्टाइल ऑफ अ ग्रैंड एपिक। सोनेट क्या होगा, सोनेट होगी आपकी 14 लाइन पोएम यूजुअली रिटन इन iambic pentameter डीलिंग विद लव और फिलोसॉफिकल थीम्स। And the elegy, a poem of mourning written to lament the death of someone or to reflect on loss. Easy question था ये, तो आपका हो जाएगा A का 2, B का 3, C का 1 एंड D का 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस इन वर्ड फॉर डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा नेचुरल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा एंडीमियन 1818 में आया है, एडोनाइस आपका आया है 1821 में, डॉन जुआन आपका आता है 1819 से 24 के बीच, 1890 टू 1824 के बीच आता है, एंड प्रिल्यूड आता है 1815। वर्ड्सवर्थ की वाइफ के बाद इनकी वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इनकी वाइफ ने, मैरी हचिंसन ने पब्लिश किया था इसे। ठीक है, 117 आपको क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, इसमें अरेंज आपको करना है। द थिंग्स विच गॉड प्रोवाइडेड द कैप्टन टुक विथ थैंकफुल गुड ह्यूमर। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर जो हो सकता है, इसमें हम पहले सब्जेक्ट के साथ चलेंगे। द कैप्टन टुक द थिंग्स, द कैप्टन टुक द थिंग्स विच गॉड प्रोवाइडेड विद थैंकफुल गुड ह्यूमर। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है सी। इसको आप एक बार आंसर की जब आएगी तो उस पर भी मैच करिएगा कि क्या इन्होंने टिक लगाया है। हो सकता है इसका डी भी आंसर
टिक करा जा सकता है, तो इसका भी तो सी कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस एन एपोथेकेरी इन 1816 बट इन स्पाइट ऑफ प्रिकैरियस फाइनेंशियस अबैंडन द प्रोफेशन फॉर पोएट्री। तो जॉन कीट्स हैं, पहले इनके पास मेडिकल लाइसेंस था, लेकिन फिर उन्होंने मेडिकल करियर छोड़ के पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1816 तक था इनके पास, एक तरह से हम कह सकते हैं इनका पास लाइसेंस था, बट लेटर ऑन ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। 1819 में इनकी सबसे बेस्ट पोएम हम देखते हैं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है, ये थ्योरी है, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, ये सब थ्योरी के पार्ट है, तो आपको यहाँ पे मैच करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफी लोगों के लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म जो है ये आता है आपका 1930 से 40। ठीक है, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म आपका आता है 1930 से 1940। इसमें मॉड बॉटकिन की वर्क आता है, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, 1940 में 1934 में आता है। अगर हम बात करें न्यू क्रिटिसिज्म की, तो न्यू क्रिटिसिज्म आता है आपका 1940 से 1950। ठीक है, आर्किटाइपल की अगर हम बात करें, आर्किटाइपल की मैंने बात की, रशियन फॉर्मलिज्म की यदि बात करें तो ये आता है आपका 1920 से 1930 के बीच, और इसे बहुत जल्दी सप्रेस कर दिया जाता है। पोस्ट कॉलोनिज्म जो है वो 1990s के अराउंड आता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा हो जाएगा, इसमें ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हु एडिटेड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन 1623। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट हर बारी क्वेश्चन बनता है। इनका जो वर्क था वो था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इनकी डेथ के बाद हम देखते हैं, और ये फर्स्ट फोलियो के फॉर्म में आया था, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल ने पब्लिश किया था, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे 120 क्वेश्चन इसका हमने सॉल्यूशन किया है, और उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है, और जो जहां पे आपको डाउट थे वो भी समझ में आया कि क्यों वहां पे नहीं ये आंसर होना चाहिए या क्यों होना चाहिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जाएगी हाई, क्योंकि पेपर हालांकि सबका कहना है बहुत आसान था, कुछ का कहना है डिफिकल्ट था, तो मैं इसे एक एवरेज पेपर मानूंगी, ना बहुत डिफिकल्ट था ना बहुत आसान था, क्योंकि जीएस जो है वो सभी इंग्लिश क्वेश्चन के लिए बहुत मुश्किल ही रहता है। तो यदि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जितने भी लोगों ने अगर अच्छे से 60 क्वेश्चन के अराउंड अगर आपका अच्छे से हुआ है, मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, अगर माइनस मार्किंग आप सब कुछ कैलकुलेट करके भी जो आपके नंबर है वो इक्विवेलेंट टू 60 क्वेश्चंस होता है, तो मुझे लगता है कि वो सेफ स्कोर होगा। यदि आपके आंसर पूरे मार्क्स की बात करूँ तो टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर है, हर क्वेश्चन में आपको 2.5 मार्क्स मिल रहा है, और आपका 1/3 में कट जा रहा है, 0.83 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो जीएस की ही बात करूँ तो वही आपका 100 मार्क्स का बन रहा है, और इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप में से कुछ लोगों ने अगर 60 to 65 अगर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिया है आफ्टर माइनस मार्किंग, तो वो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। हालांकि कट ऑफ कम भी जा सकती है, ऐसा नहीं है, कट ऑफ और कम भी जा सकती है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग या जो एक अनुमान है वो बता रही हूँ। और 60 से 65 मुझे लगता है क्वेश्चन जो है अगर आपने सही से किया है तो वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। बाकी तो जब कट ऑफ आएगी तो ही पता चलेगा, और उम्मीद है कि आप में से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, जितने भी लोग हैं आप लोग। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस, कि कट ऑफ में आपका नाम आए मेरिट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपके लिए क्लास हेल्पफुल थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।